गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में एक शब्द का उल्लेख हुआ है, कौन से शब्द का? यव शब्द का। तो वो किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जौ के लिए। जौ को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? यव कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जौ। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख है। खाद को साकम अथवा करीश कहते हैं और खलियान को खल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के टाइम में यव का उल्लेख हुआ है। यव को आज क्या बोला जाता है? जौ बोलते हैं। क्या कहते हैं? जौ। जबकि खाद को शाकम कहा जाता था ऋग्वेद में, शाकम बोलते थे या फिर करीश बोलते थे, और खलियान को क्या कहते थे? खल कहा जाता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए खाद को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो आपका आंसर होगा शाकम या करीश। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की थी? तो किसने की थी? ये की थी कनिष्क ने। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में चतुर्थ संगति का आयोजन हुआ था। तो कश्मीर से याद रखना है कनिष्क। कनिष्क ने की थी चौथी बौद्ध संगति, क्योंकि महात्मा बुद्ध की बौद्ध धर्म के लिए 4 संगतियों का आयोजन किया गया था, और जिसमें जो सबसे लास्ट की थी चौथी, उसका आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये भी याद रखना है, कश्मीर के कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में किया गया था इसका आयोजन। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ। यह संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष से। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और इसी संगति के दौरान जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान दो किस में बंट गया था? 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो क्वेश्चन कई बार ये भी रिपीट हुआ है कि बताइए जो बौद्ध धर्म है वो किस बौद्ध संगति में 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो कौन सी संगति हुई थी, यानी कि कौन सी बैठक हुई थी? तो ये थी चौथी, जो कि कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इसमें 2 शाखाओं में बट गया था बौद्ध धर्म, और उन शाखाओं का नाम था हीनयान और दूसरी का नाम क्या था? महायान। तो ये भी आपको क्या है? याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें जो वित्तीय व्यवस्था थी, उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो थी भू राजस्व, यानी कि भूमि पर लगाया जाने वाला कर। ये क्या थी? इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः भू राजस्व पर आधारित थी। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई, बंजर और सिंचाई वाली भूमि पर अलग अलग कर लगाए, चुंगी कर, राजकीय भेंट, आर्थिक दंड, आयात पर निर्धारित कर, उनकी आय के अन्य साधन भी थे। तो देखो विजयनगर साम्राज्य की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, जो वित्तीय व्यवस्था थी, सबसे ज़्यादा वो किस पर आधारित थी? भू राजस्व, यानी कि भूमि पर जो उन्होंने कर लगाए थे उस पर सबसे ज़्यादा क्या थी? वो आधारित थी। सबसे ज़्यादा जो उनकी इनकम होती थी वो भू राजस्व से होती थी। इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया? चुंगी, राजकीय भेंट, आर्थिक दंड, जैसे कि किसी ने कोई गुनाह किया उसको आर्थिक दंड दे दिया। आर्थिक दंड देने का मतलब है कि उस पर पैसों का कुछ जुर्माना लगा दिया। मान लो आपको 2000 देनी है, 3000 देनी है। इससे भी उन पर क्या होती थी? उनकी ये आय के अन्य साधन थे। विजयनगर साम्राज्य में मकान, घोड़ों, पालतू पशुओं और वृक्षों पर भी टैक्स यानी कि कर लगाए जाते थे। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सी शासनकाल में घोड़े, पालतू पशु और वृक्षों पर भी टैक्स लगता था, कर लगता था? तो किसने लगाए थे? विजयनगर साम्राज्य ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा। किसके? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण कराया गया था। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। इसका निर्माण बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के समय ही प्रारंभ किया गया था, जबकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से अली आदिल शाह द्वितीय ने कराया था। तो वही इसकी शुरुआत किसने कर दी थी? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने, लेकिन इसको पूर्ण किसने किया था? अली आदिल शाह द्वितीय ने। जैसे कि हम कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते हैं कि कुतुब मीनार को जो शुरू करवाया था वो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जबकि उसका पूरा कार्य किसने करवाया? इल्तुतमिश ने कराया था। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण जो है वो मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था उसका प्रारंभ, लेकिन अली आदिल शाह जो द्वितीय हैं उन्होंने इसका काम पूरा कराया था। दोनों में सिर्फ अंतर है मोहम्मद और अली का, नाम सेम है। उनका नाम है मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय और इनका नाम है अली आदिल शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल, और इन्होंने लिखी है अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। इसको उन्होंने 3 खंडों में विभक्त किया है। आईने अकबरी इसी का क्या है? तीसरा खंड है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने 5 खंडों में विभाजित किया है। देखो, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, अकबरनामा को उन्होंने 3 खंडों में विभक्त किया, जिसमें तीसरा खंड कौन सा है? आईने अकबरी है। और आईने अकबरी में भी कितने खंड हैं? वो भी 5 खंडों में क्या है? विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो किसका कराया था? बुलंद दरवाजा। जब अकबर ने गुजरात को विजय किया तो उसकी खुशी में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और गुजरात की विजय के दौरान ही जो है अकबर, उन्होंने सबसे पहले समुद्र को देखा था। एक बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ था कि किस विजय के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा? तो कौन सी विजय? गुजरात विजय के दौरान ही उन्होंने इस पहली बार क्या देखा था? समुद्र को देखा था। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह दरवाज़ा 53 मीटर ऊंचा है और 35 मीटर क्या है? चौड़ा है। बुलंद दरवाजा को भव्यता के द्वार के नाम से भी जानते हैं। पूछ लेगा कि भव्यता के द्वार के नाम से किसको जानते हैं, तो आपका आंसर होगा बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? जो उच्चतम न्यायालय है इसकी जो सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी वो किस में बनी थी? केशवानंद भारती केस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में गठित की गई थी। इसमें कुल जजों की संख्या कितनी रही? 13 रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ थी वो 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में गठित की गई और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 11 थी। तो सबसे बड़ी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, जो कि 1973 में गठित की गई, और सबसे ज़्यादा जज थे 13। दूसरी जो सबसे है वो 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब में, और जज कितने थे? 11। आगे देखिए, किस राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। तो ये क्या है कि अनुच्छेद 165 2 में कहा गया है कि जो किसी भी राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है जो कि
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। आपसे पूछ लेगा कि बताइए किसको वो महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, कौन, राज्यपाल। तो जिसमें भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो उसे ही वो महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यही एक क्वेश्चन और भी छुपा हुआ है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है, तो ये है गोवा में। नागरिक संहिता किस में लागू है, गोवा राज्य में लागू है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामले जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। इसमें क्या है, जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, जितने भी ऐसे केसेस होते हैं या कोई भी धर्म है तो सभी धर्मों के लिए क्या है, कानून क्या है, समान कानून है। इसे ही बोला गया समान नागरिक संहिता। और इसे सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, गोवा राज्य ने इसे लागू किया है। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो किसने रद्द कर दिया था, ये किया था लॉर्ड रिपन ने। इसे लागू किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और इसे एक रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने इसे क्या कर दिया था, रद्द। वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। वर्ष 1880 में नियुक्त नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चंस है। पहला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया, लॉर्ड लिटन ने किया। कब किया, 1878 में किया। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि भारतीय भाषाओं में जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उन पर सब पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। क्योंकि मुंह बंद करने वाला अधिनियम इसलिए कहा गया क्योंकि लोग उस टाइम तक अपनी जो बातें हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाते थे और उन्हीं में उन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब 1880 में एक नए गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, और उन्होंने इस एक्ट को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था 1880 में। तो देखिए ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।